सो हे गाइस, मैं फाइनली आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ वन ऑफ द बेस्ट डोंगुआ सीरीज को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। और इसकी कहानी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, जिसके अंदर एक रूथलेस डीमन कल्टीवेटर होता है जो कि अब निकला है इमॉर्टैलिटी के रास्ते पर, जो प्राप्त करने के लिए उसे पाने होंगे टोटल 5 रिंग्स। अब उसकी ये जर्नी कैसी होती है वो हम लोग इस कहानी के अंदर जानेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हम लोग देख पाते हैं सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर, जिसका नाम होता है लू शाओकिंग, जिसके ऊपर काफी सारे डिवाइन कल्टीवेटर्स अटैक करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि इन लोगों के बीच में चल रहा होता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्रूटल वॉर। क्योंकि ये लोग असल में लू शाओकिंग से स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग्स को छीनना चाहते हैं। वो लोग ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास में लू शाओकिंग ऐसे ट्रेजर्स हैं जो कि दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन तुमने इतनी अच्छी पावर्स को डीमन कल्टीवेशन के लिए यूज किया, ये अच्छी बात नहीं है। जो बात सुन के लू शाओकिंग उन लोगों से कहने लगता है कि स्प्रिंग और ऑटम रिंग मैंने अपनी मेहनत और बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों को सहते हुए प्राप्त की है, इसी वजह से उनका असली और इकलौता हकदार केवल मैं ही हूँ। वो जो बंदा स्प्रिंग और ऑटम रिंग को उससे छीनने के लिए आ रहा था, तो लू शाओकिंग ने उसके गर्दन को और उसके हाथ पैरों को शरीर से ही अलग कर दिया था काट के, जिससे कि हम उसकी दरिंदगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ और भी कुछ बंदे जो कि लू शाओकिंग के पास में पहुंचने वाले थे, उन लोगों को भी उसने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। जिसके बाद फिर अब उसके सामने कुछ और ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है जियान, जो कि लू शाओकिंग से ये कहने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे इन डेविल पावर्स ने तुम्हें पजेस कर लिया। तुम्हारे लिए अच्छा तो यही होगा कि तुम इन पावर्स को त्याग दो। जो बात सुन के लू शाओकिंग उससे कहता है कि नहीं, मैं ये पावर तुम्हें किसी भी हाल में नहीं दूंगा, क्योंकि इसे तुम्हारी फेरी अलायंस लेने के लायक ही नहीं है, क्योंकि तुम ये सोचते हो कि मैं डीमन हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है जियान। जिस मोमेंट पर तभी उसके पीछे से अटैक कर दिया होता है जियान ने अपने स्वॉर्ड से, और उससे ये कह रहा होता है कि लू शाओकिंग तुम्हें ठीक तरीके से अभी पता भी नहीं है कि स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग से क्या है। अगर तुम ये ताकत मुझे दे दोगे तो मैं इसका यूज दुनिया की भलाई के लिए ही करूंगा। जिसका स्वॉर्ड अटैक वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन लू शाओकिंग ने केवल एक ही स्पिरिचुअल ब्लो के साथ में उसकी स्वॉर्ड को ही तहस नहस करके रख दिया था। लू शाओकिंग जियान से कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, लेकिन इस दुनिया के ऊपर भरोसा नहीं है। जहाँ पर अब तो जियान ने लू शाओकिंग के ऊपर इस स्वॉर्ड्स की बरसात ही कर दी थी, जिसको पार करते हुए, जिसका सामना करते हुए लू शाओकिंग तो तेजी के साथ में आगे बढ़ा ही चला जा रहा था। अब उससे ये भी कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारे हवाले ये स्प्रिंग और ऑटम रिंग्स को कर भी दूंगा, वो लोग मुझे तब भी जान से मार देंगे, फिर आकर मेरा ऐसा करने का मतलब ही क्या होगा। जिस मोमेंट पर अब इन दोनों की पावर्स एक दूसरे के साथ में ही टकरा जाती है। नजारा देखने में भी बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा था, जैसे कि दो गॉड्स के बीच में फाइट चल रही हो। स्वॉर्ड्स तो ऐसे शैटर हो रही थी जैसे कि वो तो मिट्टी की बनी हुई हो। जियान शाओकिंग से कहने लगता है कि बकवास बंद करो, तुम ये बात जानती हो कि मैं इस दुनिया में नंबर 1 हूँ, जो कि असल में लीडर होता है लिंग श्याओ स्कूल का। जियान बताता है कि मैं अपने एकेडमी के अंदर पहले से ही इस बात की अनाउंसमेंट कर चुका था कि वो पावर्स मेरे पास में हैं जिन्हें मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। जो बात सुन के शाओकिंग उससे कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुमने स्प्रिंग और ऑटम रिंग को खुद से ही क्यों नहीं लिया था। देखो जियान, सच्चाई तो ये है कि ये दुनिया अच्छे और बुरे लोगों से भरी पड़ी है। अब तुम मुझे ये बताओ जरा, क्या तुम मेरे साथ में एक सौदा करना चाहते हो। जो बात जियान को समझ में नहीं आती और वो अटैक के साथ में शाओकिंग को पीछे धकेल देता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो जियान है वो शाओकिंग से ज्यादा पावरफुल ही था। इसी वजह से अब उससे वो पावर्स को छीनने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी फिर शाओकिंग कहता है कि अब क्योंकि तुम मेरे साथ में नहीं खेलना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें खिलाऊंगा। जिसने अब तुरंत ही अपनी ऑटम रिंग्स को अपनी उंगलियों में अपीयर करना शुरू भी कर दिया था। तो नजारा देख के जियान को यकीन नहीं होता कि इस बंदे के पास में 2 रिंग्स है, लेकिन ये तो शुरुआत होती है, क्योंकि शाओकिंग के पास में 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि टोटल 5 स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग्स होती है। जो नजारा देख के तो जियान भी शॉक हो चुका था और शाओकिंग उससे ये कहने लगता है, देखो जियान, मैंने अपनी जिंदगी में उतने उतार चढ़ाव तो नहीं देखे हैं जितने तुम अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इन रिंग्स के काबिल नहीं हूँ। इसीलिए चलो अब इस कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं, वो भी 1000 साल पहले से। जिन रिंग्स की पावर को यूज करने की वजह से यहाँ की चीजें ऐसे इसमें बदलने लगती है। शाओकिंग कहता है कि हम दोनों शुरुआत से मेहनत करेंगे और देखेंगे कि आखिर रिजल्ट क्या निकलेगा। जियान उससे कह रहा होता है कि लू शाओकिंग, आखिर तुम ये क्या करने वाले हो। वो कहता है कि एक रिंग को छोड़कर ये चारों ही रिंग्स दुनिया के अलग अलग कोने में चली जाएंगे, जो कि फिर बढ़ते समय के साथ में बनेंगे ग्रेट स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग। जिन 5 रिंग्स की पावर को यूज करने की वजह से अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हलचल भी होने लगती है, क्योंकि ये जो कहानी होती है वो अब से जाने वाली है टोटल 1000 साल पीछे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जितनी भी चीजें हुई होती हैं वो सभी की सभी रिवर्स भी हो जाती है। समय
समय में पीछे जाते ही हमें एक पेड़ के नीचे दिखाया जाता है लू शॉकिंग को, जिसके पास में होती है केवल एक रिंग। वो इस वाली लाइफ में बन चुका होता है जियान का ही जूनियर ब्रदर। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जियान और शॉकिंग दोनों के दोनों एक ही बॉडी के अंदर होते हैं, जो चीज बढ़ती कहानी के साथ में मैं अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा। लू शॉकिंग हमें ये बता रहा होता है कि अभी तो इमॉर्टैलिटी का रास्ता बहुत ही लंबा है, और ये बात तो उसे भी पता नहीं होती कि बाकी की ये जो 4 रिंग्स हैं उसे कहाँ पर मिलेंगी। जिसके फिर तुरंत ही बाद वहाँ पर उड़ता हुआ एक छोटा सा पंछी आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है शॉकिंग के कानों पर, जो कि उससे कहता है कि 10 साल हो चुके हैं और टियानियो सेक्ट के अंदर अब दोबारा से अप्रेंटिस को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी वजह से शॉकिंग के मास्टर ने उसको अपने पास में बुलाया होता है, जहाँ से उठते हुए शॉकिंग कह रहा था कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि मास्टर तुम मुझे 10 साल ही नहीं झेल पाए और वो अपने डिसाइपल को ही बदलना चाहते हैं। चलो चलकर अब देखता हूँ कि असल में ये मसला क्या है। जो कि अभी यहाँ से जा रहा होता है अपने मास्टर शाओ फैंग के पास में, जो कि अपने मेंशन के अंदर एक पॉट के अंदर फ्लावर्स को लगा रहे होते हैं। और उनके पास में कुछ और मास्टर्स होते हैं जो कि उनसे ये कह रहे होते हैं कि मास्टर आपने कुछ नियमों को बनाया था जिनके बिना पर आपने केवल जियान को ही एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हो कि आज से 10 साल पहले शाओ किंग के आने की वजह से वो नियम टूट चुके थे, कि फिर जियान केवल एक नहीं बल्कि 2 शख्सियत में बदल चुका था। ये बात असल में कह रहा होता है लिंग शियाओ सेक्ट का एल्डर, जो कि कहता है कि मास्टर जब आपके 2 स्टूडेंट हो सकते हैं फिर आकर 3 क्यों नहीं हो सकते। मास्टर शाओ फैंग आप इस बात को कैसे भूल सकते हो कि हमारा लिंग शियाओ सेक्ट टोटल 5 पीक्स का हेड है, इसी वजह से आपको मेरी बात माननी होगी, आपको हमारे डिसाइपल को एक्सेप्ट करना होगा किसी भी हाल में। लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजे को खोलते हुए पहुंच जाता है शाओ किंग, जो कि कहने लगता है कि सुनिए एल्डर आप मेरे मास्टर को कुछ ज्यादा ही परेशान कर चुके हो। असल बात तो यह है कि आपका कोई भी डिसाइपल मेरे मास्टर की केवल एक मूव के सामने भी टिक नहीं पाएगा। जिससे कि एल्डर कहता है कि मास्टर शाओ फैंग मेरा पर्पस केवल इतना सही है आपके द्वारा डिसाइपल को एक्सेप्ट करने का, कि हमारे लिंग शियाओ सेक्ट की जो शाइनिंग है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो बात सुनकर शाओ किंग कहता है कि मैं अपना आखिरी जवाब देना चाहता हूँ आपकी इस बात पर, और वो ये है कि किसी भी मसले में मेरे मास्टर को परेशान मत करो। शाओ किंग जब इतना सब कुछ बोल रहा था तब भी उसके मास्टर एक आवाज भी नहीं निकालते, जिसकी वजह से वो एल्डर कहता है कि शाओ किंग अगर ऐसी बात है तो अब तुम तैयार हो जाओ और मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ोगे। शाओ किंग कहता है कि ठीक है तुम्हें जिसको लेकर आना है लेकर आ जाओ, बस मेरे मास्टर को परेशान मत करना। और अब जैसे ही शाओ किंग यहाँ से जाने लगता है तो मास्टर शाओ फैंग उससे कहते हैं सुनो जरा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो शाओ किंग तुरंत ही मुड़ के उनसे कहता है कि मास्टर मुझे बताइए आपको मुझसे क्या काम है, क्योंकि शाओ किंग कभी भी अपने मास्टर की बात को टालता ही नहीं है। मास्टर शाओ फैंग कहने लगते हैं कि ये बात तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारा सीनियर जियान 10 साल से एक गहरी नींद में सोया हुआ है, जो कि अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और इन बीते हुए 10 सालों में मुझे आज तक ये भी पता नहीं चला कि तुम असल में हो कौन, क्योंकि इस सेक्ट के अंदर शाओ किंग 10 साल पहले ही आया था। जो बात सुन के वो पंछी भी कहने लगता है कि बताओ बताओ कौन हो, बताओ बताओ कौन हो। तो शाओ किंग एक छोटी सी स्माइल को देता है और कहता है कि मैं तो आपका डिसाइपल हूँ। जिसके बाद अब वो समय आ जाता है जब काफी सारे डिसाइपल आने वाले होते हैं शाओ किंग का मुकाबला करने के लिए। और ये कहा जाता है उन डिसाइपल से कि तुम में से किसी को भी शाओ किंग के ऊपर अपने 3 मूव्स को हिट करना होगा। जिससे कि फिर तभी एरिना के अंदर आ जाता है एक सांड जैसा दिखाई देने वाला बंदा, जो कि कहता है कि तुम केवल 3 मूव की बात कर रहे हो, मैं तो इसको 10 बार पछाड़ मारने वाला हूँ। लेकिन उस बंदे के इतना कहते ही उसके फेस के ऊपर इतना ज्यादा जोरों का हमला हो चुका था कि वो तो एरिना से लुढ़कते हुए काफी पीछे चला जाता है। और ये असल में किया होता है शाओ किंग ने। लेकिन तुरंत ही शाओ किंग का मुकाबला करने के लिए एक स्वॉर्ड मैन सामने आ चुका था, जो कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक करने के लिए जा रहा होता है शाओ किंग के ऊपर। लेकिन उसने केवल अपने खाए हुए एप्पल से हमला किया था, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसकी पावर क्लैशिंग की वजह से ये बंदा टिक भी नहीं पाता। वो एल्डर तो अब गुस्से के साथ में अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम लोग आखिर इंतजार किसका कर रहे हो, 2-4 लोग इकट्ठे आ जाओ और इसको सबक सिखा दो। जिससे कि बेकी बार में 4 बंदे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं शाओ किंग के ऊपर। लेकिन शाओ किंग ने बैठे बैठे केवल फल खाते हुए 4 बेरीज को फेंक दिया था उन 4 बंदों के ऊपर, क्योंकि उन लोगों से इतनी जोरों से हिट हुई होती है कि वो तो अब सामने खड़े भी नहीं रह पाते। वो एल्डर इस बारे में सोच रहा था कि शाओ किंग को इस सेक्ट के अंदर आए हुए केवल 10 साल ही तो हुए हैं, जिसका पावर लेवल इतना ज्यादा है कि आज तक उसे कोई हरा भी नहीं पाया। यहाँ तक कि वो तो एक वेब को कंट्रोल कर रहा होता है और यहाँ पर नीचे जितने भी बंदे डलवे होते हैं वो सभी की कुटाई कर देता है, क्योंकि शाओ किंग के पास में 100 अलग अलग लोगों से लड़ने के लिए 100 अलग अलग तरीके की ट्रिक्स मौजूद है। और ये बात तो किसी ने भी एक्सपेक्ट की ही नहीं थी कि टियानो पीक के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल बंदा आ जाएगा। और फिर तभी शाओ किंग कहने लगता है कि एल्डर वो आप ये क्या बेकार से डिसाइपल्स को लेकर आए हो, क्योंकि ये लोग तो मेरे सिंगल मूव को भी संभाल
संभाल नहीं पाए हैं, फिर आखिर 3 मूव को कैसे संभाल पाते। लगता है कि शायद आपकी आंखें धोखा खा गई डिसाइपल्स को चूज करने में। जो बात सुन के एल्डर वो कहता है कि चिंता मत करो, भले ही ये डिसाइपल तुम्हारे सामने नहीं टिक पाए, लेकिन कल मैं और भी ज्यादा पावरफुल 200 डिसाइपल्स को लेके आऊंगा जो कि तुम्हारा मुकाबला करेंगे। और फिलहाल का ये मैच तो मैं यहीं पर ही खत्म करता हूँ, तुमसे मुलाकात अब कल होगी। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर सामने आ जाती है एक लड़की, जो कि ये कहने लगती है कि तुमने मुझे इस बैटल में आने भी नहीं दिया, फिर आकर तुम इसे खत्म कैसे कर सकते हो एल्डर। इसकी स्वॉर्ड टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि अपनी स्वॉर्ड के ऊपर ही आकर खड़ी हो जाती है। और इस लड़की का असल में नाम होता है शाओयी, जिसको देख के एल्डर ये कहने लगते हैं कि आपने तो हमसे कहा था कि आप अपने अंकल के साथ में अगले दिन आने वाली हो, फिर आकर आज यहाँ पर आपके आने का क्या मतलब हुआ। जो बात सुनकर शाओयी कहती है कि ब्लड स्वॉर्ड गेट पर जो सीक्रेट ट्रेजर रिंग थी वो चोरी हो चुकी है, और मेरे अंकल ने मुझसे कहा था कि मैं चोर को ढूंढ के निकाल के लेके आऊं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले यहाँ पर आकर शाओ किंग का मुकाबला किया जाए। जो कि शाओ किंग को अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए कहती है कि चलो अब जल्दी से अपने 3 मूव्स को चलो, क्योंकि मैं अभी भी सीनियर ब्रदर जियान से मिलने का इंतजार कर रही हूँ। तभी एल्डर बू शाओ किंग से ये कहने लगता है कि देखो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, ये जो लड़की है शाओयी वो असल में है लॉर्ड शाओ फैंग की भतीजी, इसीलिए तुम जो भी करोगे तुम्हें बहुत ही ध्यान पूर्वक करना होगा। जो बात सुन के शाओ किंग उससे कहता है कि चिंता मत करो एल्डर वू, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, इसी वजह से चिंता मत कीजिए। लेकिन शाओयी तो कह रही थी कि तुमने बहुत ज्यादा बकवास कर ली, अब जल्दी से मूव्स को यूज तो करो, और देखो ये कंपटीशन है, इसी वजह से हो सके तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना। जिससे कि शाओ किंग पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने पहुंच जाता है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा होती है कि मास्टर्स तो अगल बगल खड़े भी नहीं रह पाते। शाओयी उससे कहती है कि आखिर तुमने ये हमला कैसे किया, मैं तो अभी तैयार भी नहीं थी। तो शाओ किंग उसके सिर के ऊपर 2 छोटे से अटैक कर देता है अपने 3 मूव्स को कंप्लीट करने के लिए। तो कहता है कि चलो शाओयी तुम अपने 3 मूव्स को पास कर चुकी हो, इसी वजह से अब तुम सेक्ट में आने के काबिल भी बन चुकी हो। जो बात सुनकर तो शाओयी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि क्या मैं वाकई में सीनियर ब्रदर जियान से मिल पाऊंगी। क्योंकि भागते भागते और चलते चलते लू शाओ किंग के पीछे पीछे जाने लगती है, और अब ये दोनों के दोनों पहुंच चुके होते हैं टियानयू पीक के माउंटेन गेट पर। जो कि ये कह रही होती है कि चलो कम से कम मैं ब्रदर जियान से तो मिल ही लूंगी, लेकिन गेट के सामने एक ऐसा इनविजिबल बैरियर बना हुआ था जिसको वो पार कर ही नहीं सकते। और लू शाओ किंग तो अंदर जा चुका था क्योंकि वो इसे अंदर आने नहीं देना चाहता। जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है एक बैंडिट्स के ग्रुप को, जिनके पूरे ग्रुप की हालत खराब कर दी होती है लू शाओ किंग ने, क्योंकि वो असल में इन लोगों से जानना चाहता होता है ब्लड स्वॉर्ड गेट की रिंग के बारे में, जिसका जिक्र किया था शाओयी ने कि वो चोरी हो चुकी है। जो बात सुन के उस गैंग का एक मेंबर कहने लगता है कि हम किसी भी स्वॉर्ड गेट या किसी भी रिंग के बारे में जानते ही नहीं है, यहाँ तक कि हमने तो कभी भी इसके बारे में सुना भी नहीं था। तभी एक बंदा गुस्से के साथ में शाओ किंग के सामने आता है और उससे कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो हमारे पास में नहीं है, इसी वजह से यहाँ से चले जाओ, जिसने अपने एक स्वॉर्ड अटैक को भी किया होता है शाओ किंग के ऊपर। शाओ किंग उससे कहता है कि तुम तो टियानजियान गेट की स्पिरिट रिवॉर्डिंग स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से अब वो बंदा डरते हुए कहने लगता है कि नहीं मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। शाओ किंग अब उसके स्वॉर्ड को तोड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती जो कि तुमने मुझसे सच को छुपाया, मैं जानता हूँ कि ये तुमने जीने के लिए किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, नियमों को तोड़ा है तो तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना होगा। जिस मोमेंट पर तभी एक बैंडिट कहने लगता है कि मैं नियमों को काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे पास में ये जो भी रिंग है इसे आप ले सकते हो, क्योंकि ये जितने भी चोर होते हैं वो कोई असली के चोर नहीं बल्कि बड़ी बड़ी फैमिलीज के मेंबर्स थे। इसी वजह से वो बंदा कहता है कि लू शाओ किंग हमें यहाँ से जाने दो और तुम इस ट्रेजर को अपने पास में रख लो। लू शाओ किंग कहता है कि ठीक है तुम मेरी बात को मान चुके हो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन उसे इस बात से गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये कोई स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग नहीं थे, इसीलिए वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरे समय को बर्बाद कर दिया जो कि बहुत ज्यादा कीमती है। लू शाओ किंग अब उन जाते हुए बंदों से कहता है कि माफ करना दोस्तों, मैंने किसी से वादा किया था कि मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा, जो कि अब तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है जियान की बॉडी में। चोर कहने लगते हैं कि तुम तो लू शाओ किंग नहीं हो, तुम तो जियान हो, जिसको देखकर उन बंदों ने दौड़ लगा ली होती है, अपनी जान को बचाकर वो लोग भागने लगे थे। और हमें एक छोटा सा नजारा दिखाया जाता है जियान की स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, जहाँ पर जियान की और शाओ किंग दोनों की ही स्पिरिचुअल बॉडी मौजूद होती है। शाओ किंग जियान से ये कह रहा होता है कि जल्दी से जल्दी काम को निपटा के वापस भी आ जाना, यानी कि ये की बॉडी को ये दोनों के दोनों बंदे जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। शाओ किंग कहता है कि काम को निपटाओ और अगले 10 सालों के लिए फिर से सो जाओ, जहाँ पर जियान ने अपना स्वॉर्ड अटैक करते हुए उन सभी चोरों को ही खत्म कर दिया था।